नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। आज एक बहुत दिलचस्प चीज़ पे हम बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अमूमन ये होता है, आप कहाँ से भी ड्राइव करके जा रहे हैं, कोई मैगजीन खोलते हैं, अखबार खोलते हैं तो म्यूचुअल फंड का हमेशा एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। आप में से कई ज़रूर उसमें निवेश भी करते होंगे, मगर ये है क्या? ये मैनेज कैसे होता है? इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी होती है, और अगर कोई रिस्क है तो किस किस्म की रिस्क है? ये पैसे कहाँ डालते हैं, और ये जो फंड है ये कौन चलाता है और क्यों चलाता है? अगर ये सब सवाल आपके जहन में हैं तो उन सब का आज आंसर ज़रूर ढूंढेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है, गोपाल अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, जो मेरे एसेट मैनेजमेंट के साथ हैं, तो वो मेरे म्यूचुअल फंड तो वो बताएंगे वो एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है, वो खुद वहाँ पर क्या कर रहे हैं। विठल मोरे जी हैं हमारे साथ NSE से, आप इनसे वाकिफ़ भी हैं। विठल से हम ये भी पूछेंगे कि अगर आप ट्रेड करना चाहें, हमेशा फॉर्म भरना पड़ता है या एक्सचेंज में भी कोई जगह है जहाँ पर जाके आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद बेच सकते हैं। नैनेश मेहता जी हमारे साथ हैं, जो फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जब आप खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, आपके सोच में क्या होना चाहिए या जहन में क्या होना चाहिए। और जोसेफ थॉमस जी से आप वाकिफ़ हैं, आदित्य बिरला मनी के साथ हैं, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड का एक गुलदस्ता बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले ऐसा तो है नहीं कहाँ आसमान से गिरा है। नहीं। तो म्यूचुअल फंड बनाने के लिए एक स्पॉन्सर आता है, मतलब कोई भी जो एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है जी हम म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं। ये जो वर्ड म्यूचुअल है, इंश्योरेंस में भी इस्तेमाल होता है और फंड्स में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि जो ओनरशिप है आपकी ही है, कि जो यूनिट है सब आप लोगों के पास ही हैं। मगर अगर आपकी ओनरशिप है तो कंपनी क्या है? तो ये कंपनी नहीं होती, एक स्पॉन्सर आता है, वो एक ट्रस्ट फॉर्म करता है। और वो जो ट्रस्ट है उसको मैनेज कौन करेगा? ट्रस्ट तो पैसे रखेगा आपके, या जो आपके लिए शेयर खरीदा है वो रखेगा, मगर इसको मैनेज कौन करेगा? उसके लिए स्पॉन्सर ही या तो अपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाता है, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, या कोई देशों में, इंडिया में अमूमन जो स्पॉन्सर होता है उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। कोई देशों में फंड जो है किसी बाहर की कंपनी को भी कह सकता है कि जी आप हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओ। और ये सब चीज़ों के लिए स्पॉन्सर को जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाता है या फंड बनाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अपने पैसे नहीं डालने पड़ते, जैसे 10 करोड़ है या 15 करोड़ जो भी है उनको डाल के रखना पड़ता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप जब फ़ोन करते हो, बात करते हो, तो आप किसी मार्केटिंग के आदमी से बात करते हो या सेल्स के आदमी से बात करते हो। गोपाल जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सेल्स के लोग हैं या मार्केटिंग के लोग हैं जिनके साथ हमारा पहला संपर्क होता है एक म्यूचुअल फंड में, ये किसके लिए काम करते हैं? ये ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, या ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं, या जिसने ये म्यूचुअल फंड को एक स्पॉन्सर किया उसके लिए काम करते हैं? देखिए, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो डे टू डे एक्टिविटी ऑफ फंड मैनेजमेंट करती है, तो जो सेल्स और मार्केटिंग का जो आदमी होता है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करता है। जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो बेसिकली जो ट्रस्ट होता है और जो स्पॉन्सर होता है वो इसको अपॉइंट करता है, पर ये ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ट्रस्ट और स्पॉन्सर के बीच में एक डीड साइन की जाती है जो उनकी एक्टिविटी और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करती है। तो उसके हिसाब से एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर, रिस्क एंड कंप्लायंस ऑफिसर, सेल्स एंड मार्केटिंग जो है, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं और जो इन्वेस्टर के बिहाफ में काम करके उनको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। जी जोसेफ जी, तो कभी कभी सबसे बड़ी घबराहट ये होती है निवेशकों के पास कि मैंने पैसे दिए, जिनने पैसे लिए वो कंपनी भाग गई, मैंने पैसे दिए, फिक्स रिटर्न वापस ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ गई कंपनी, FD। वो जो रिस्क है उस किस्म की, कि कंपनी भाग गई या कोई स्पॉन्सर ही भाग गया, वो रिस्क म्यूचुअल फंड में होती है या नहीं होती है? वो रिस्क म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। फिर भी एक चीज़ हो सकता है, म्यूचुअल फंड जब पोर्टफोलियो बनाता है तभी तो अलग अलग कंपनीज का पेपर्स खरीदता है, इक्विटी शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का रेटिंग देखे ही वो खरीदता है म्यूचुअल फंड। सो वो ठीक से किया हुआ तो डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होएगा, पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर डिफ़ॉल्ट कुछ होता है वो तो एनालिसिस करके ही खरीदता है, वो एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो डिफ़ॉल्ट होता है, तभी तो पैसा जो निवेश किया है वो वापस मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा और जो स्पॉन्सर या ट्रस्ट ये सब गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। वो ज़्यादा सुरक्षित है बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के तुलन में।
विठल जी, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, हमने इक्विटी में जब बात की थी तो हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे थे, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसा सिस्टम है कि कोई प्राइमरी मार्केट है कि एक जो म्यूचुअल फंड है, कभी कभी हम उसी नाम का म्यूचुअल फंड सुनते हैं मगर वो बहुत सारे नाम लगाते जाते हैं। इक्विटी फंड हैं, हम स्मॉल कैप इक्विटी फंड हैं, इनकम फंड है, मनी मार्केट फंड हैं, बैलेंस्ड फंड हैं। तो ये जब पहली बार निकालते हैं ये कहाँ जाके देते हैं, मतलब ये कैसे बेचते हैं, और जब उसके बाद ये ट्रेड होते हैं या ट्रेड होते हैं या नहीं होते, उसका क्या होता है? जी म्यूचुअल फंड, जस्ट एक बुनियादी बातें म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इन्वेस्टर के पास, निवेशकों के पास एक डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में उन्हें इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम में क्या होता है कि जैसे आपकी पूंजी बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिला के कलेक्ट होती है और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको फंड्स को मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होती है तो उसका भी जैसे कोई सिक्योरिटी का जैसा एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है, तो उसी तरह म्यूचुअल फंड के केस में भी एक न्यू फंड ऑफरिंग होता है जो NFO आता है, तो जिसमें जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सेबी के यहाँ पे पहले जैसे जो SID या ऑफर डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें पूरी तरह से उसका ब्यौरा दिया जाता है कि कैसे फंड जो कलेक्ट होंगे कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। तो इन्वेस्टर्स अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या अपने डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अप्रोच करके फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में दो तरह के म्यूचुअल फंड्स है। जैसे एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं कि जहाँ पे असीमित वक्त तक वो म्यूचुअल फंड ओपन होगा या स्कीम ओपन होगी, या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे एक सीमित अवधि तक ही सब्सक्रिप्शन या नए यूनिट्स का क्रिएशन हो सकता है। तो जैसे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है वो एक्सचेंज पे भी लिस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइम के बाद में फिर नया सब्सक्रिप्शन आता नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उसमें ट्रेड किया जा सकता है। और जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स है उनके केस में अगर इन्वेस्टर को अगर रिडम्पशन करना है या नया सब्सक्रिप्शन करना है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, आइदर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू और थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उनको अप्रोच कर सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE। गोपाल जी, थोड़ा सा जो है हम यहाँ से डाइग्रेस करके जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो तीन मेन कैटेगरी जहन में आती हैं। एक इक्विटी हो गया, एक डेट हो गया, एक ऐसा हो गया जैसे हम मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चाइनीज़ इंडियन सब मिलता है, बैलेंस्ड फंड जैसा हो गया। ये जो है ये ब्रॉड कैटेगरी हैं, क्योंकि कभी कभी जो है हम और भी बड़े सारे नाम सुनते हैं, सेक्टर फंड, ये फंड। अगर आप ये थोड़ा विस्तार में बता सकें कि किस किस्म के फंड हैं और ये किस किस्म की कैटेगरियों में, मेन कैटेगरी में पड़ जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो मेन उद्देश्य होता है, जो इन्वेस्टर को है प्रॉपर रिटर्न उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दिया जाए। जो भी इन्वेस्टर, जैसे कि कहा जाता है कि इक्विटी फंड होते हैं, फिक्स इनकम फंड्स होते हैं, एंड थर्ड जो होता है हाइब्रिड फंड्स होते हैं या इंटरवल फंड्स भी होते हैं। जो इक्विटीज़ फंड जो होते हैं वो प्राइमरीली आपके पैसे को इक्विटी मार्केट की स्कीम्स में लगाते हैं। उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर का रिस्क कैपिटाइट एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि आप सपोज़ लिटिल ओल्ड एज हैं तो आप चाहते हैं कि आपका रिस्क कम रहे। सपोज़ आप यंग हैं, 25, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक के हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप 40 से 60 साल के बीच में हैं तो आप चाहते हैं कि आप मीडियम रिस्क लें, तो उसके लिए आपके पास डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं। तो आपके पास एक प्योर लार्ज कैप फंड होता है, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है, एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। दूसरा होता है डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड में भी बहुत सारी स्कीम्स होती है। जैसे कि सपोज़ आपको पैसे की ज़रूरत आने वाले 10 दिनों में है एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास पैसा पार्क है शॉर्ट टर्म के लिए,
तो आप या तो आप बैंक में रख सकते हैं, परंतु आप यदि म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो उसमें आपके रिटर्न की गुंजाइशें ज़्यादा है और रिस्क भी कम रहता है। इसमें हम लोग जिसको हम मनी मार्केट फंड्स बोलते हैं या कॉल मार्केट फंड्स रहते हैं, इसमें हम शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के आपको जो है 3 दिनों में आप यदि रिडीम करते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा 3rd डे में, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उसमें मंथली इनकम प्लान्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म अक्रूवल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो हम बहुत सारी कंपनियों के और बैंकों के CD एंड CP में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न देते हैं। या तो चौथा, आप इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़े सेवी होते हैं, जो जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट किधर मूव करेगी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर इसके बीच में भी एक प्रोडक्ट होता है जिसको हाइब्रिड फंड, जो बैलेंस फंड वगैरह कहते हैं। इस बैलेंस फंड में क्या होता है, ये मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटीज़ रहते हैं। तो एक सर्टेन पोर्शन हम फिक्स इनकम में डालते हैं, सर्टेन पोर्शन हम एक्विटीज़ में डालते हैं। तो ये क्या होता है कि दोनों के पर्पस को ये सॉल्व कर देता है। तो इस टाइप के हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जी, तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। देखिए, जो फंड जो हैं हमेशा सोचते हैं कि किस किस्म के हैं। एक ऐसे होते हैं कि कहाँ पैसे डालते हैं, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट लिखते हैं कि पैसे क्या बड़े स्टॉक में डालते हैं, पैसे छोटे स्टॉक में डालते हैं, पैसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं, पैसे सिर्फ IT में डालते हैं, पैसे सिर्फ जो है इनकम फंड में डालते हैं, मतलब बॉन्ड्स में डालते हैं, सरकार की सिक्योरिटी में डालते हैं। मगर एक और ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कहाँ पैसे डालते हैं उससे निर्भर नहीं करता, मगर पैसे कैसे डालते हैं या आपको पैसे कैसे मिलते हैं उस पर निर्भर करता है। तो जोसेफ जी, अगर इस पर आप बता सके, जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, SIP, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ, ये जो अलग अलग जो प्रोडक्ट कि जी आपके पास पैसे नहीं है तो हर महीने डालिएगा, या अगर आपको हर महीने चाहिए तो पैसे मिलेंगे, इसके बारे में अगर आप बता सकें। और ये सिर्फ इक्विटी होते हैं या डेट होते हैं या सब मिले होते हैं? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स तो होता है डेट में, और उसमें ऐसा होता है कि तो म्यूचुअल फंड तो NFO अनाउंस करता है और इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है, और वो तो 3 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट के हिसाब से ही वो चलाता है। उसमें जो पैसा जमा होता है स्कीम में, वो इन्वेस्ट करके उसके अंत तक वो चला के इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को रिटर्न्स देता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में। सो उसको एक मैच्योरिटी डेट रहता है। तो NFO के टाइम में जब वो स्कीम खुलता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स और SIPs तो एक मोड है, एक तरीका है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ये तरीके में तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है कि इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है। हर महीने में एक प्रत्येक डेट पर इन्वेस्टमेंट करता है। और इसमें दूसरा 1-2 एडवांटेज है ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एडवांटेज है कि तो आपके पास अभी छोटा अमाउंट्स है, 500 रुपये में भी आप SIP शुरू कर सकता है इक्विटी मार्केट्स में। 500 रुपये से आगे भी आप भर सकता है उसमें इंस्टॉलमेंट्स में, और आप 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का वैसा ही पैसा भर देता है। दूसरा चीज़ है, मार्केट्स तो अगले 1 साल में, 2 साल में ऊपर जाके नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। उसका एडवांटेज भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ये महीने में आप तो इन्वेस्ट करेगा शायद जब इंडेक्स होता है 25,000 में, और अगले महीने में आप इन्वेस्ट करेगा इंडेक्स जब होएगा 25,500 में। उसके बाद मार्केट में थोड़ा गिरावट होता है 5% का, 10% का, तभी आप वापस इन्वेस्ट करेगा आपका 500 रुपया, 1000 रुपया, 23,500 रुपीज़ में। सो आपको मार्केट का ऊपर नीचे का स्थिति जो है उसके आगे भी आपका इन्वेस्टमेंट चलते रहेगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है मार्केट का ऊपर की तरफ जो कीमत बढ़ता है, उसका एडवांटेज और फ़ायदा आपको मिल जाता है। ठीक है जोशी, तो आप कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप रेगुलरली पैसा डालें, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं रेगुलरली पैसा आपको वापस मिले। नहीं जी, कभी कभी हमारे साथ अगर हर रोज़ हम बात म्यूचुअल फंड की करते हैं, मगर कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, और बीच में काफ़ी हो गया था कि बड़े सारे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकले थे जो म्यूचुअल फंड जैसे दिख रहे थे। अब अगर हम ज़्यादा नहीं सोचें तो हम सोचते हैं सर ये तो अच्छा है, मतलब कुछ हो गया मुझे तो वो भी पैसे मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड जो है वो भी मिल जाएंगे, जैसे अगर मार्केट चल गया। आप फाइनेंशियल प्लानर रह चुके हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये समझदार स्ट्रैटेजी है कि आप म्यूचुअल फंड खरीदो या एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदो जिसमें लाइफ इंश्योरेंस लगा, या लाइफ इंश्योरेंस अलग खरीद लो
और म्यूचुअल फंड अरे खरीद लो, क्योंकि ये कॉम्बो कोई ऐसा नहीं है कि 2 in 1 कुछ फ्री मिल रहा है, उसकी अलग कीमत है, अलग कीमत है, और जो रेगुलेटर है वो अलाउ भी नहीं करता कि आप ये दोनों चीज़ों को मिलाते जाओ। मगर आप अगर इस पर थोड़ी सी विस्तार में बता सकें। देखो, इंश्योरेंस का मतलब ये सिर्फ इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस होना चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट का और मिक्स जो अगर करते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि उसमें आपका बहुत चार्जेस बढ़ जाता है। प्योर इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता और मीन्स काफ़ी सस्ता होता है, जो निवेशक को फ़ायदा होता है। इसमें बिल्ट इन चार्जेस इतने होते हैं जो जिसको यूलिप्स बोलते हैं, जो निवेशक का मीन्स निवेशक को फ़ायदा कम होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस, आप सिर्फ इंश्योरेंस लो, प्योर टर्म इंश्योरेंस लो, और बाकी म्यूचुअल फंड को जो वहाँ ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे निवेशक को का संभालने के लिए जो निवेश का रिटर्न्स भी जो उसमें मुनाफा और अच्छा मिले, तो उसमें चार्जेस, दोनों में चार्जेस बहुत अंतर होते हैं। यूलिप्स ऑलरेडी प्री लोडेड होता है, जिनसे जो इसमें फ्रंट लोडेड होता है। Issued in the interest of investors by NSE. 1 महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपरहिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो, और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. हम चर्चा कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स क्या चीज़ है, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, और डिस्कशन में हमने ये भी बात की थी कि देखिए, सिर्फ कहाँ पैसा निवेश में डालते हैं उससे म्यूचुअल फंड डिफरेंशिएट नहीं होते। आप पैसे कैसे डालें और कैसे निकालें, उससे भी जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मिल सकते हैं। हेमा हमारे साथ हैं इलाहाबाद से, उनका भी एक म्यूचुअल फंड पे सवाल था। नमस्कार हेमा जी, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम हेमा जायसवाल है, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैं MBA कर रही हूँ। सर अभी आपने हमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताया सर, उसकी कुछ छुपी हुई विशेषताएं होती हैं सर, आप हमें सर उसकी साइलेंट फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? तो जो सेलिएंट फीचर्स एक म्यूचुअल फंड की जानना चाहती थी वो। Mutual fund is actually a pool of funds collected from investors and put together and managed by professionals. So it gives you professional management of funds. बिकॉज इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अलग अलग लोगों से इकट्ठा करके एक फंड बनाता है, इसलिए वो फंड मैनेजर को रख सकता है और आपको प्रोफेशनल एडवाइस दे सकता है। दूसरी चीज़ है हर रोज़ एक नेट एसेट वैल्यू NAV डिक्लेयर करता है म्यूचुअल फंड। उसका मतलब क्या है, वो NAV में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट का असली वैल्यू क्या है, तो हर रोज़ तो वो डिक्लेयर करता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आपका पैसे का, ट्रांसपेरेंसी होता है, और लंबी अवधि के लिए पैसा डालता है इक्विटी में या फिक्स्ड इनकम में, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते ही रहेगा। यही सेलियन फीचर्स है म्यूचुअल फंड्स का। विठल जी, आपके पास भी कोई इस पर कमेंट था? म्यूचुअल फंड की और एक विशेषता इसमें ऐसी है कि जैसे अगर रिटेल इन्वेस्टर है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो जितने इन्वेस्टमेंट है वो या तो अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो एक स्टॉक में कर सकता है, यहाँ पे पूल होने की वजह से उसको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। तो क्या होता है कि सभी के फंड्स कलेक्ट करके जब प्रोफेशनल एडवाइज़र या प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है जब इन्वेस्ट करेगा तो अक्रॉस एसेट्स, अक्रॉस सिक्योरिटीज़ इन्वेस्ट करता है, तो उस वे में क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन का काफ़ी सारा बेनिफिट म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू, जैसे इक्विटी स्कीम है तो उसके थ्रू इन्वेस्टर को मिल सकता है। आपने ये बहुत बेहतरीन बात कही, क्योंकि आप देख लीजिए निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, अगर आप सिर्फ 100 स्टॉक भी लें 50 स्टॉक में तो आपको लाखों चाहिए होंगे, करोड़ नहीं हो तो, मगर 1000 रुपए में आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब उसका क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि आप कोई म्यूचुअल फंड का 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये लार्ज कैप या जैसे निफ्टी का इंडेक्स फंड, तो ये बहुत अहम चीज़ बन जाती है। और अगर आप
देखिए सबके पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि करोड़ों डाल दें, तो मगर आप कहते हो जी इंडिया ग्रो कर रहा है, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं। तो ये जो है एक बहुत अहम चीज़ है जो हम कभी कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि 1000 रुपये में भी हम पार्टिसिपेट कर सक रहे हैं एक डायरेक्शन पे। जी गोपाल जी, आपके पास भी कुछ? ये देखिए, इसके कुछ और बेनिफिट म्यूचुअल फंड के ये हैं कि इसमें लिक्विडिटी रहती है। यदि आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो आप रिडीमेशन दे देंगे, T+3 के बेसिस में आपको पैसे का पे आउट हो जाएगा। क्योंकि बाकी एसेट क्लास में जैसे आपके पास पैसे हैं और आप यदि उसको बेचना भी चाहे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी NAV रोज़ शाम को डिक्लेयर की जाती है। रात के 9 बजे तक हर AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो NAV को डिक्लेयर करे। साथ साथ इसमें कुछ बेनिफिट ये होते हैं कि जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजर मैनेज करते हैं तो इनके जो बेंचमार्क फंड के कंपैरिजन होते हैं, तो सब फंड मैनेजर